लेकिन मेरे जन्म के बाद मैंने एक ऐसी जन्मजात प्रतिभा का प्रदर्शन किया जो अन्य सभी पशु पुरुषों से कहीं अधिक थी। मैंने अपने भीतर की पशुवत आत्मा को जन्म के दिन ही जागृत कर लिया था और 3 साल का होने से पहले ही यह 5 सितारों तक पहुंच चुकी थी। मेरे पिताजी बहुत खुश थे और उस समय हम सब बहुत प्रसन्न थे। लेकिन जिस रात मैं बालिग हुआ उस रात मैं अचानक एक अलग ही इंसान बन गया। मैंने हिंसक होकर कबीले के कई जंगली आदमियों को मार डाला और अपनी मां को गंभीर रूप से घायल कर दिया। कियाओ शीशी ने धीरे से पूछा, और क्या आपको याद है कि आपने उस रात क्या किया था? दर्द से कराहते हुए सांगजे ने अपना सिर हिलाया और उसकी भौहें तन गईं। मुझे याद नहीं है। उस दिन के बाद से मुझे रात में घटी एक भी घटना याद नहीं रहती। मैंने अपने बड़े भाई से सुना कि उस रात हमारे पिता ने मुझे रोकने की कोशिश की थी और मैंने उन्हें भी बुरी तरह घायल कर दिया था। अंततः मेरे भाई को मुझे वश में करने के लिए जंगली आदमियों के एक समूह का नेतृत्व करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं प्राचीन काल का राक्षस हूं और उन्हें मुझे मारना होगा। लेकिन वे चाहे कुछ भी कर लें, मैं मर नहीं सकता था। तभी मुझे एहसास हुआ, मेरे शरीर के अंदर एक अमर दुष्ट जानवर रहता है। तो तुम्हारे पिता और अन्य लोगों ने तुम्हें निराशा के इस अथाह गड्ढे में कैद करने का फैसला किया और तुम्हें वहां से कभी बाहर निकलने से मना कर दिया। सांगजे ने सिर हिलाया। हाँ, कल रात वे राक्षसी प्राणी मेरे अंदर छिपे दुष्ट जानवर को दबाने के लिए डार्क ओरिजिन स्टोन का इस्तेमाल करने आए होंगे, लेकिन फिर भी वे उसी से मारे गए। तब क्या आपने उससे बात करने की कोशिश की है? सांगजे ने अपना सिर हिलाया। कियाओ शीशी ने भौहें चढ़ाईं। स्मृति खोने पर क्या होता है, इसके बारे में आपको जो कुछ भी पता है वह सब आपको अन्य पशु मानवों द्वारा बताई गई बातों से ही पता चला है। क्या यह संभव है कि यह सच न हो? सांगजे उसके सवाल से स्तब्ध रह गया। उसने इससे पहले कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। सांगजे, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? सांगजे ने हैरानी से उसकी ओर देखा। जिक्सी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कियाओ शीशी को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। लेकिन क्यों? सांगजे ने जवाब देने से पहले कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुझे नहीं लगता कि आप बुरे इंसान हैं। ओह सांगजे, कभी कभी अच्छे और बुरे इंसान के बीच का अंतर सिर्फ एक विचार का होता है। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं ये पूछने में कि उसने उस रात ऐसा क्यों किया। सांगजे ने घबराकर कहा, जिक्सी, क्या तुम उससे मिली हो? क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाई? डरो मत, मैं तुम्हें अभी सेंट क्रिस्टल खोदने के लिए ले जाऊंगा और तुम्हें यहां से निकाल लूंगा। आप यहां और नहीं रुक सकते। उसने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सांगजे बहुत असमंजस में थी। क्या वह भी तुम्हें पसंद करता है? क्या इसलिए उसने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई? आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है? नहीं, शायद उसे लगता है कि जीवन उबाऊ है और उसे कुछ मनोरंजन की जरूरत है। कियाओ झूठ। माँ, फिर भी आपका वर्णन वास्तव में काफी सटीक है। ओह, तो वह तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन मैं करता हूँ। मुझे तुम बहुत पसंद हो, शीशी। एव। इस अचानक हुए कबूलनामे ने कियाओ शीशी को असमंजस में डाल दिया कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। लेकिन सांगजे की आंखों में वासना से रहित शुद्ध स्पष्टता को देखकर उसने खुद से कहा कि शायद वह बहुत ज्यादा सोच रही है। शायद वह उसे सिर्फ एक भरोसेमंद दोस्त के रूप में देखता था और इसी वजह से उसे पसंद करता था। तो उसने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, सांगजे। सांगजे ने अपनी खुशी भरी मुस्कान को दबाने की कोशिश की। तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं कोई राक्षस हूँ, शीशी? मुझे विश्वास है कि आप अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि आपको डिवाइन लेपर्ड ट्राइब में वापस जाकर पता लगाना चाहिए कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। सांगजे की आंखों की गहराई में धीरे धीरे एक रोशनी प्रज्वलित हुई। बालिग होने के बाद से कियाओ शीशी पहली ऐसी व्यक्ति थी जो यह मानने को तैयार थी कि उसने वे काम नहीं किए थे। क्या मैं सचमुच ऐसा कर सकता हूँ? क्यों नहीं? आपको नहीं पता कि कल रात क्या हुआ था? जब दिव्य तेंदुए जनजाति के पशुमानव वहां पहुंचे तो उन्हें वह नहीं मिला, इसलिए उन्होंने सनकी को बंधक बनाने के लिए पकड़ने की कोशिश की। जो कोई भी अपने दुश्मन को उकसाने के लिए शावक का इस्तेमाल करेगा वह अच्छा इंसान नहीं हो सकता। इसके अलावा उसने कल रात गोल्डन लान नामक राक्षस के कुछ शब्द सुन लिए थे। सौभाग्य से युवा कबीले का मुखिया इतना समझदार था कि उसने सांगजे के बच्चे की जानवर की हड्डी का एक टुकड़ा ले लिया। जब तक सांगजे नहीं चाहता कि उसका बच्चा हमेशा के लिए अपाहिज हो जाए, तब तक उसे वही करना होगा जो उसे कहा जाता है। सांकी की विकलांगता जन्मजात नहीं थी, उसे दिव्य तेंदुआ जनजाति के पशु पुरुषों ने अपन बना दिया था। अगर उसे अपनी हड्डी वापस मिल जाए तो वह ठीक हो सकता है। उन दरिंदों ने सनकी की पशु हड्डी को सिर्फ संजय को धमकाने और उसे निराशावादी खाई से बाहर निकलने से रोकने के लिए बेरहमी से छीन लिया था। यह ऐसी चीज थी जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आकाश से आती एक चील जैसी दैत्य की दहाड़ ने फेयान और उसके साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। साथी फेयान ने ऊपर की ओर देखा और कई बाज जैसे जानवरों को अपने सिर के ऊपर से तेजी से गुजरते हुए देखा। वे उन्होंने कहा, ये दिव्य तेंदुए जनजाति के संदेशवाहक ईगल जानवर हैं। उन्होंने और सुनशियाओं ने इन बाज जैसे जानवरों को पहले भी देखा था, उस समय जब वे छोटे थे, दिव्य तेंदुए जनजाति के पशु मानवों का अनुसरण करते हुए। तो दिव्य तेंदुए जनजाति के पशु मानव अभी तक गए भी नहीं है। सुनशियाओं ने उस दिशा में नजर डाली जिधर बाज जैसे जानवर उड़ रहे थे। अगर कुछ नहीं हुआ होता, अगर हालात बिगड़ गए तो वे वापस नहीं लौट पाएंगे। यहाँ कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा, जिन लिंग ने आग्रह किया। हमें शीशी को ढूंढना होगा और तेज। जिन लिंग ने अपने शरीर पर बने पार्टनर बॉन्ड के निशान को सहलाया। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि शीशी फिलहाल सुरक्षित है, अन्यथा वह ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह क्या करेगा। यहाँ थे, ये बस आगे ही है। जिन लिंग उस जगह की ओर दौड़ी जहां उन्हें कियाओ कियाओ मिली थी। यहीं पर हमें कियाओ कियाओ मिली, उसने कहा। जिजी यहीं से गायब हो गई। किसी की लाल सर्पाकार आंखें पूरे क्षेत्र में घूमती रहीं और अंत में एक जगह आकर टिक गईं। एक बड़ा सूखा पेड़। वह रुकने से पहले पेड़ के चारों ओर कई बार चक्कर लगाया। ये वही है। जिन लिंग असमंजस में थी। कौन? सर्पनुमा आंखें सिकुड़ गईं। वह राक्षस। इस दौरान
कियाओ शीशी द्वारा सांजे को शांत करने के बाद वे अयस की उस नस की ओर लौट गए जिसमें अयस था। पवित्र क्रिस्टल। कियाओ शीशी ने मानसिक रूप से अपना कोऑर्डिनेट इंटरफेस खोला और देखा कि कई लाल रंग के बिंदु गायब हो गए थे। उसने तुरंत शियाओ याओ को बुलाकर इसके बारे में पूछा। क्या चल रहा है? क्या सांजे के हंगामे की वजह से वे सभी लाल बिंदु गायब हो गए? क्या ये कल रात की वजह से हुआ? मेजबान सेंगजे ने कल रात अर्थ एस्केप बीस्ट के ठिकाने को लगभग तहस नहस कर दिया था। बिल्कुल वे छिपने वाले हैं। जब वह अर्थ एस्केप बीस्ट वापस आया तो आपको लगता है कि ऐसा नहीं हुआ? क्या वह अपने सभी दोस्तों को अपने भयानक अनुभव के बारे में बताएगा? इसलिए लाल बिंदुओं का दिखना बिल्कुल सामान्य है, आज गायब हो जाएगा। मेरा मतलब है वे कुछ सबसे कठिन राक्षसों में से थे जिनसे निपटना मुश्किल था। आखिरकार। अच्छा ऐसा है तो जल्दी करो और पता लगाओ कि जिनलिंग और बाकी लोग कहां हैं। उसे पवित्र क्रिस्टल प्राप्त करने की आवश्यकता थी लेकिन वह सांजे की शर्तों से सहमत नहीं हो सकी। सबसे अच्छा उपाय यही था कि वह जिनलिंग और अन्य लोगों के साथ नीचे जाकर सामान वापस लाए, उन्हें खुद। मेजबान क्या आप वाकई सांजे के बारे में पुनर्विचार नहीं करना चाहते? वो बहुत ताकतवर है, तुम जानना। और वो तो बिल्कुल ही पागल है, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। ओह, जिनलिंग और बाकी लोग अयस की नस की ओर बढ़ रहे हैं। मेजबान यह आप सभी के फिर से मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कियाओ शीशी के चेहरे पर खुशी की चमक फैल गई। किस दिशा में? मैं जाकर इंतजार करूंगा उन्हें। ओह होस्ट, इतनी जल्दी नहीं होगा। आपको पता है निराशा का ये गड्ढा बहुत बड़ा है। वे पहले गलत मोड़ पर चले गए थे इसलिए उन्हें यहाँ पहुंचने में अभी भी थोड़ा समय लगेगा। ओह, तो फिर यहाँ इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे वापस गड्ढे में जाकर उसे निपटाना चाहिए, उन पशु मानवों के शवों में से। मैं नहीं चाहता कि खून की गंध राक्षसी जानवरों को आकर्षित करे और उत्परिवर्तित जीव। कियाओ शीशी और सांजे के गहरे गड्ढे में वापस पहुंचने से पहले ही ईगल ने जानवर पहले ही दिव्य तेंदुए जनजाति में लौट चुके थे। संकुन एक ऊंचे अवलोकन मंच पर खड़ा था, उसकी सुनहरी आंखें पल भर में ठंडी हो गईं। जैसे ही उसने ईगल बीस्ट को वापस उड़ते हुए देखा। समय को देखते हुए तुलुन और उसके समूह का इतनी जल्दी वापस आना असंभव है। कुछ तो जरूर हुआ होगा। निश्चित रूप से जैसे ही वह मुख्य घर में लौटा, एक जानवर जैसा दिखने वाला व्यक्ति वहां आ पहुंचा जिसके हाथ में था। खबर तेजी से उसकी ओर बढ़ी। युवा कबीले के नेता, ये बहुत भयानक है। तुलुन और उसके आदमी, वे सभी मारे गए। संगाजे गुस्से से संख्या का कोना बुरी तरह फट उठा। क्या उसने उन सभी को मार डाला? क्या उसे डर नहीं लगता? संकुन ने गहरी सांस ली और निगल लिया। उसकी सजा का शेष भाग, क्या वे सब मर गए? ईगल बीस्ट के संदेश के अनुसार कोई भी जीवित नहीं बचा था। संकुन की मुठियां भींच गईं। तुम निलंबित हुए। संदेशवाहक के जाने के बाद संकुन मुख्य घर से बाहर निकलकर एक अन्य स्थान की ओर चल पड़ा। जनजाति के क्षेत्र के पीछे अच्छी तरह से छिपा हुआ आवास। जैसे ही वह पहुंचा, दरवाजे की रखवाली कर रहे जानवर जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने उसे रोक दिया। युवा कबीले का नेता, आप यहाँ क्या लेकर आए हो? मुझे कबीले के मुखिया से बहुत जरूरी काम है। युवा कबीले के नेता, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। कुछ ही देर में वह राक्षसी प्राणी लौट आया। कुल का मुखिया आपसे मिलेगा, कृपया दर्ज करें। सबसे एकांत पत्थर के घर के अंदर भूरे बालों वाला एक नर काला पैंथर बैठा था। एक लकड़ी की कुर्सी, उसके बगल में एक लकड़ी का पलंग था जिस पर लोमड़ी की एक मादा लेटी हुई थी। कुल पिता। सांगू ने अपनी आंखें खोली। वे हरी आंखों की एक जोड़ी थी जिनमें एक गहरा आभास समाया हुआ था। संकुन पर एक संक्षिप्त धुंधली नजर डालने के बाद उसने नजरें हटा ली। यह क्या है? पिताजी, सांजे ने तुलुन और उसके आदमियों को मार डाला है। मुझे संदेह है कि उसके भीतर का दुष्ट प्राणी अब डार्क ओरिजिन स्टोन द्वारा दबाया नहीं जा सकेगा। यह सुनकर संगू ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। आप क्या प्रस्ताव रखते हैं? पिताजी, हम उसे मार नहीं सकते लेकिन हम उसे अपंग जरूर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमने संकी को अपंग कर दिया था। जानवर की हड्डी। जब वह एक बेकार जानवर बन जाएगा तो वह कबीले के लिए कोई खतरा नहीं रहेगा। संकुन ने बोलना समाप्त कर दिया लेकिन काफी देर तक उसे संगू से कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही संकुन का धैर्य खत्म होने लगा, संगू ने अपनी आंखें फिर से खोल दी। वह उसने उसे तीखी निगाहों से देखा। और अगर मैं मना कर दूं तो? संकुन के माथे पर एक नस फड़क रही थी। उसने धीरे से अपना सिर उठाया, हमेशा की तरह सौम्य भाव से। व्यवहार पूरी तरह बदल गया। जमीन पर रख दिया, फिर पिताजी, अपने आपको हाथों को भलीभांति कमर पता होना पर चाहिए कि रखकर लोसान खड़ी को हो केवल गई मैं और ही प्राप्त कर गहरी सकता सांस हूँ। छोड़ी। माता के जीवन को क्या लंबा ये करने के लिए काफी दानव है? राजा नगर के अगर पुजारी द्वारा नहीं भेजा गया तो मैं क्या आप वास्तव में क्या तुम चुपचाप खड़े होकर उसे मरते हुए देखोगे? सांगू बिस्तर पर लेटी अपनी साथी को निहार रही थी जिसकी आंखें कसकर बंद थी। उसने उसे धीरे से सहलाया, उसने अपनी उंगलियों से चेहरे को छुआ, उसकी आंखें गहरे प्यार से भरी हुई थी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? जब उसने दोबारा बात की तो उसकी आवाज भारी थी। दुख। संकुन की आंखों में एक चमक कौंध गई। मुझे 3 महान पशु रक्षक चाहिए जो रक्षा करते हैं जनजाति। उनकी मदद से हम निश्चित रूप से सांजे की पशु हड्डी को हटा सकते हैं। संकुन ने एक लकड़ी का बक्सा निकाला। ये लोसांग फूल है जिसे अभी अभी प्राप्त किया गया है। बीस्ट सिटी में पुजारी, इससे मां की जिंदगी कम से कम 3 साल तक बढ़ सकती है। उसने डिब्बा खोला जिसके अंदर 3 चमकीले रंग के फूल दिखाई दिए। अंत में संगू की आंखों में भावनाओं की एक झलक दिखाई दी। उसने संकुन को एकटक देखा। गहरी निगाह। अच्छा। इसके साथ ही उसने कबीले के मुखिया के लिए विशेष रूप से उपलब्ध हड्डी का प्रतीक चिन्ह निकाल लिया। इसे लें। आपका मान कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह चाहती है कि वह जीवित रहे। संकुन ने हड्डी के उस प्रतीक को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने कितना इंतजार किया था इस दिन के लिए। अगर मां मृत्यु के कगार पर न होती तो पिताजी कभी भी ऐसा नहीं करते। मेरे लिए इस निश्चिंत रहें पिताजी, हम खून के रिश्ते से भाई हैं। मैं भला इसे कैसे सहन कर सकता था? क्या वह मर जाएगा? वहां से निकलने के बाद संकुन ने अधीरता से हड्डी के प्रतीक को लेकर 3 महान जानवरों को खोजने के लिए निकल पड़ा। गार्ड, वे सभी दिव्य तेंदुआ जनजाति के शीर्ष स्तर के स्वामी थे जिन्होंने नियमों को तोड़ दिया था। 10वें दर्जे के पशु आत्मा तक, जो जनजाति के निरंतर विकास की नींव है। पिछले कुछ वर्षों में हालांकि तीनों महान पशु रक्षक केवल कबीले के नेता और हड्डी की आज्ञा का पालन करते थे। टोकन ही उनके अधिकार का पर्याप्त प्रमाण था।
जाओ और 5 स्टार 20 सोल या उससे अधिक वाले 30 योद्धाओं को इकट्ठा करो, उसने एक को आदेश दिया। अपने अधीनस्थों में से इस बार मैं उसे पूरी तरह से अपन कर दूंगा और इसे खत्म कर दूंगा। अच्छाई के लिए खतरा। जी श्रीमान। गहरे गड्ढे के किनारे पर कियाओ शीशी और सांगजे हौंकते हौंकते मरे हुए जानवरों के शवों को फेंक रहे थे। शवों को खाई में फेंक दिया गया। वहां इतनी लाशें थीं कि उनके पास जाने का कोई और रास्ता नहीं था। उनका निपटान करें। इसके अलावा रात में डाक सांगजे ही बाहर आता है। उसके आसपास शैतानी शक्ति इस इलाके में मौजूद जानवर और उत्परिवर्तित जानवर शायद पास आने की हिम्मत नहीं करेंगे। सभी शवों को फेंक दिए जाने के बाद कियाओ शीशी ने आग लगाई और उन्हें जला दिया। सांगजे दहाड़ती हुई लपटों को चुपचाप और बिना हिले डुले देखता रहा। अचानक उसने अपना सिर उठाया और कियाओ शीशी की ओर देखा। जिक्सी, उसने कहा, तुम्हें करना होगा। इस जगह को छोड़ दें तुरंत। अध्याय 162। क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? क्या? सांगजे ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। उसके चेहरे पर कड़वाहट झलक रही थी। कई सारे पशुमानव मारे गए। बिग ब्रदर निश्चित रूप से और भी अधिक शक्तिशाली लोगों को भेजेगा। मैं हूं, मुझे डर है कि तुम्हें चोट लग जाएगी। इसलिए यदि आपको पवित्र क्रिस्टल प्राप्त करने की जल्दी नहीं है तो बेहतर यही होगा कि आप इसे अभी प्राप्त करें। आप अभी तुरंत चले जाए और यह सब खत्म होने के बाद वापस आ जाए। कियाओ शीशी ने अपना सिर हिलाया। मेरे दरिंदे पति पहले ही यहाँ आ रहे हैं। यहाँ तक कि अगर मुझे जाना पड़े तो मुझे उनका इंतजार करना पड़ेगा। तुम्हारे दरिंदे पति, वे भी आ रहे हैं। हाँ सांगजे, चिंता मत करो, मुझे चोट नहीं लगेगी। और मैं आपको ये भी वादा कर सकता हूँ कि मैं अगर हमें कोई खतरा महसूस हो तो संकी को सुरक्षित रखना। जिक्सी, मुझे तुम पर विश्वास है। कियाओ शीशी समझ गई थी कि सांगजे पूरे दिन भावनात्मक रूप से स्थिर होने का नाटक कर रहा था ताकि वे चिंता न करें, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि वह वास्तव में दर्द में था। इससे वह ये पता लगाने के लिए और भी दृढ़ हो गई कि वास्तव में क्या हुआ था। तब जैसे ही शाम ढलने लगी, उस बड़े गड्ढे का इस्तेमाल उन जानवरों जैसे दिखने वाले लोगों के शवों को दफनाने के लिए किया गया। उस रात वे खुले में ही डेरा डाल सकते थे। सांगजे को एक अपेक्षाकृत सुरक्षित खुला स्थान मिल गया। जब वह सूखी शाखाओं की तलाश में गया तो कियाओ शीशी ने लंबी जीभ वाली बेल को निकाला और उसे एक उचित आकार के आश्रय में विकसित किया। जब सांगजे वापस लौटा और उसने लताओं से बुनी हुई झोपड़ी देखी तो वह काफी आश्चर्यचकित रह गया। जिक्सी, तुमने ये कैसे किया? कियाओ शीशी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, यह मुझे उस राक्षस की ओर से इनाम के तौर पर मिला है। मेरे पुजारी बनने के बाद भगवान, एक जादुई बेल का बीज। मैं इसे कोई भी आकार दे सकता हूँ। चाहना। सांगजे को यह आश्चर्यजनक लगा। वह लगातार लंबी जीभ वाली लता को देखता और छूता रहा, जिसे कियाओ शीशी को मनोरंजक लगा। सेलेस्टियल लाइट एकेडमी का निर्माण एक विशाल आध्यात्मिक शिरा की योजना बनाई। कुछ ताजा मांस। सांगजे ने पिछली रात एक बड़ा जानवर पकड़ा था और वह जानवर क्या अभी तक इसका कत्लेआम हुआ है? जिक्सी, मैं ये कर सकता हूँ। मुझे। कियाओ शीशी को जानवर को तैयार करने के लिए हड्डी काटने वाला चाकू उठाते देख सांगजे ने तुरंत मदद करने के लिए दौड़कर गया। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। उसने अपने भंडारघर से एक छोटा पत्थर का बर्तन निकाला और सांगजे को बताया कि उसने इसे अभी बनाया है। यह सांगजे को उस पर जरा भी शक नहीं था। वह अभी उसके लिए एक बर्तन भर सूप बना सकती थी। अंधेरा होने से पहले कोशिश कर ले। मुझे माँ का सूप सबसे ज्यादा पसंद है। सांग की सचमुच एक कदम से ज्यादा दूर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कियाओ शीशी से दूर। जब वह काम कर रही होती थी तब भी वह चाहता था कि काश वह बस आराम कर पाता उस पर। अगर आपको ये पसंद है तो आप थोड़े समय में बहुत कुछ पा सकते हैं। ये जल्द ही तैयार हो जाएगा। सेलेस्टियल लाइट एकेडमी का निर्माण एक विशाल आध्यात्मिक शिरा के ठीक बगल में हुआ था, जहां का असीम भंडार प्रवाहित होता था। अकादमी के प्रवेश द्वार पर बना विशाल चौक मानो पहाड़ की गोद में बसा था, जिसके चार सभी को पत्थर के कटोरे में भरकर दिया गया था। सूप के साथ सांगजे ने अपने हाथों में रखे कटोरे को देखा और उसकी आंखें पल भर में लाल हो गईं। क्या गलत? क्या आपको ये पसंद नहीं आया? सांगजे ने सिसकते हुए कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भर गई थी। जिक्सी, तुमसे मिले हुए बहुत समय हो गया है। पका हुआ भोजन खाया। इतना कहकर उसने उसे गटकना शुरू कर दिया। अरे सावधान रहो, बहुत गर्मी है। हालांकि बहुत गर्म था, सांगजे ने आधा बर्तन सूप और अधिकांश भाग चट कर लिया। भुना हुआ मांस कितना अच्छा हुआ। जिक्सी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। काश मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह पाती। भुने हुए मांस से भरा हुआ छोटा सा मुंह लिए सांकी को दूसरों की वजह से शर्मिंदगी महसूस हुई। अपने ही पिता के साहसिक कबूलनामे को सुनना, लेकिन साथ ही उन्हें वास्तव में उम्मीद थी हिज फादर बीस्ट कुड बी विद मदर फॉरएवर टू। हालांकि इसकी संभावना बहुत ही कम थी। पहले भी इस स्थिति से गुजर चुकी कियाओ शीशी अब सांगजे की स्थिति को संभालने में सक्षम थी। शांत मन से स्वीकार उगती। एक बड़ी बहन की तरह उसने उसके पत्ते पर मांस का एक और टुकड़ा रख दिया। अगर आपको पसंद है तो खा लीजिए अधिक। मैं और भी कई स्वादिष्ट व्यंजन बना सकता हूँ। मैं आपको भविष्य में ये सब आजमाने दूंगा। ठीक है, धन्यवाद शीशी। कियाओ जिक्सी ने भी खुशी से खाना खाया। ये कहना सुरक्षित था कि ये दोनों सबसे ज्यादा आरामदेह थे। निराशा के उस अथाह गड्ढे में पहुंचने के बाद से उसके पास जो घंटे बचे थे। मैं आप सबके लिए थोड़ा पानी ले आता हूँ। कियाओ शीशी मना करना चाहती थी, लेकिन सांगजे बहुत तेज था। पलक झपकते ही वह गया। कियाओ शीशी ने अंधेरा होते आकाश की ओर देखा और आग को कुरेदा, जिससे वह थोड़ी और जलने लगी। बड़ा। उसे यह नहीं पता था कि जानवरों जैसे दिखने वाले लोगों का एक समूह अभी अभी नदी के किनारे पर पहुंचा था। ब्लैक वाटर नदी। सबसे आगे चल रहा प्राणी एक सफेद बाघ नर दैत्य था। उसके शरीर पर 2 लंबे निशान थे। उसके चेहरे पर माथे से लेकर ठोड़ी तक बाल बिखरे हुए थे, जिससे वह बेहद खूंखार दिख रहा था। लकड़ी की नावें ऊपर लाओ। उसके पीछे मौजूद पशुमानव 3 लकड़ी की नावों को पानी में ले गए। जैसे ही पानी से काले तंतु उठे, बैली ने अपने नुकीले बाघ जैसे पंजों से वार किया और एक को काट डाला। नदी की सतह पर टेंटिकल्स की एक पट्टी फैली हुई थी और उन्हें वापस नदी में धकेल दिया गया था। गहराई। वे जीव जंतु अपनी अपनी नावों में सवार हो गए। जैसे ही काले तंतु फैलने लगे, उनकी ओर फिर से धुंधली हल्के भूरे रंग की रोशनी की एक चमक गुजरी और तंतु उन्हें एक बार फिर नाकाम कर दिया गया। आखिरी नाव में बैठे भूरे भालू जैसे दिखने वाले सोंग्यान ने भावहीन होकर पीछे हटते हुए कहा। उसका भारी भालू जैसा पंजा। बैली ने आकाश की ओर देखा और सोंग्यान से कहा, आकाश, अब अंधेरा होने वाला है। सोंग्यान की आमतौर पर गंभीर रहने वाली आंखों में उत्सुकता और उत्साह की एक झलक दिखाई दी। मैं गया हूं, वह लंबे समय से अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहता था। युवा कबीले के नेता ने कहा कि हमें केवल जानवर की हड्डियां लेनी है, उसकी जान नहीं। उसके भालू के पंजे ने मुट्ठी का रूप धारण कर ली। चिंता मत करो, मुझे अपनी सीमाएं पता है। ...
कियाओ शीशी ने जैसे ही पशु चमड़ी की चटाइयां बिछाना समाप्त किया, उसने मुड़कर सांगजे को देखा। वह एक बड़े पत्ते में पानी भरकर लौट रहा था। जिक्सी, जल्दी से इस पानी को चखो। क्या ये प्यारा नहीं है? कियाओ शीशी को वास्तव में प्यास नहीं लगी थी, लेकिन वह सांगजे की उम्मीद भरी निगाहों का विरोध नहीं कर सकी। उसने उसके हाथों में मौजूद पत्ते से एक घूंट पिया और बदले में उसे एक बड़ी सी मुस्कान दी। ये बहुत प्यारा है, लेकिन उसकी मुस्कान तुरंत उसके चेहरे से गायब हो गई। उसने देखा कि सांगजे ने पत्ते को पलटा और उस जगह पर अपने होंठ दबाए जहां उसने अभी अभी शराब पी थी। मुझे लगता है कि छोटी मादा तो और भी प्यारी है। उसे यह बात पता थी। यह उपद्रवी आदमी वापस आ गया था, लेकिन दिन में उसने जो वादा किया था उसे याद करके वह थोड़ा खिसक गई, जिससे उसके बैठने के लिए एक जगह। सांगजे ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और आधी मुस्कान के साथ कियाओ शीशी की ओर देखा। उसने धक्का दिया, पत्तों से बने पानी के प्याले को कियाओली के हाथों में दे दिया गया। अच्छे बच्चे बनो और सांकी को वहां खेलने ले जाओ। कियाओली की सांप जैसी पुतलियां सिकुड़कर पतली लकीरों में बदल गईं। उसने लापरवाही से पत्ते को एक तरफ फेंक दिया और उसने कियाओ शीशी के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन सांगजे ने अपना बड़ा हाथ उसके सिर पर रखकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। कुछ चीजें हैं, तुम अभी भी जवान हो। अगर आप अभी देखेंगे तो मुझे डर है कि आप बहुत जल्दी परिपक्व हो जाते हैं। कियाओ जिक्सी। कियाओ शीशी ने उसका हाथ झटक दिया, फिर कियाओ ली और सांकी को अपने साथ बैठने के लिए नीचे खींच लिया। उसकी, अगर आप कामुक अवस्था में नहीं हैं तो ठीक से बात करें। मैं बस आपसे थोड़ी बातचीत करना चाहता हूँ। सांगजे की विषम रंग वाली आंखें फड़क उठी और उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उसका चेहरा, वह लापरवाही से कियाओ शीशी के बगल में घुस गया और लेट गया। और मुझे लगा था कि वह छोटी मादा मुझे अपना बनाने के लिए बेताब होगी। अगर संभव होता तो कियाओ शीशी सचमुच इन इनफिल्टर्ड चीजों में एक बबल फ्रूट ठूसना चाहती थी। मुंह, मैं आपके दूसरे रूप की ओर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सांगजे लापरवाही से कियाओ शीशी के लंबे बालों की एक लत से खेल रहा था, लेकिन उसकी निगाहें कियाओ शीशी पर टिकी हुई थी। उसकी पतली कमर, ओह, वह बेवकूफ क्या पूछना चाहता है? दरअसल मैं भी यही पूछना चाहता हूँ। क्यों? आप स्पष्ट रूप से एक ही स्थिति में हैं, शरीर तो एक जैसा है, लेकिन दिन और रात के दौरान आपका व्यवहार ऐसा लगता है जैसे आप दो अलग अलग इंसान हो। लोग, क्या है? आखिर चल क्या रहा है? सांगजे की उंगलियां रुक गईं। उसने लापरवाही से अपनी हथेली उसकी कमर पर रख दी और उसकी आवाज तेज हो गई। हस्की, छोटी बच्ची, तुम मुझ में बहुत दिलचस्पी ले रही हो। मुझे मत बताओ, तुम मुझ पर मोहित हो गए हो। आप। अध्याय 163, अगर मैं इसे चूस लूं तो क्या दर्द नहीं होगा? कियाओ शीशी की कमर पर तेज गर्मी महसूस होने से वह चौंक गई और लगभग उछलकर खड़ी हो गई। उसने झुंझलाहट में उसका हाथ झटक दिया, लेकिन उसने उसे धक्का देकर जानवर पर गिरा दिया। चटाई छुपाएं। सांगजे मुस्कुराया और उसके गाल पर चुंबन किया। उसकी आंखों में तीव्र वासना की चमक थी। मेरी प्यारी मादा, चलो मैथुन करते हैं। मुझे तुम्हारी खुशबू बहुत पसंद है। आप मां को कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। एक छोटा लाल रंग का सांप रेंगता हुआ अंदर आया और घूरने लगा। सांगजे पर क्रोधित होकर सांकी ने अपने छोटे काले सिर से सांगजे का रास्ता भी रोक दिया। भाई कियाओली सही कह रहे हैं। पिताजी, आप मां को धमका नहीं सकते। सांगजे की आंख का कोना फड़क उठा। उसने बस दोनों छोटे बच्चों को उठाया और उन्हें एक तरफ फेंक दिया। सांगजे थम गई और उसने पीछे मुड़कर उसे देखा। कियाओ शीशी उसके पीछे आ गई। वह इतना लंबा था कि उसे अपने पंजों पर खड़ा होना पड़ता था और अपनी आवाज धीमी कर लो। शायद आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन संभोग तभी आनंददायक होता है जब दो लोग वास्तव में एक दूसरे को पसंद करते हैं। सांगजे मुड़ा, उसका माथा लगभग उसके माथे से छू गया। मेरी प्यारी बच्ची, क्या तुम कोशिश कर रही हो मुझे धोखा देने के लिए? कियाओ शीशी ने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो हम इसे दूसरों के सामने रख सकते हैं। परीक्षा, अपने लिए देख लो। एक बार जब हम सचमुच एक दूसरे को पसंद करते थे और फिर हम इसे करो, क्या यह अधिक आनंददायक नहीं होगा? सांगजे धीरे धीरे सीधी खड़ी हो गई और विचारशील भाव से उसे देखने लगी। लगता है इसे आजमा कर देखना चाहिए। बिल्कुल, वैसे भी अभी तो मैं कहीं जा नहीं सकता, तो मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। सांगजे ने दोनों छोटे बच्चों को वापस जानवर की खाल पर फेंक दिया। उसने चटाई बिछाई और कियाओ शीशी की कमर के चारों ओर एक हाथ लपेट लिया। तो मेरी छोटी सी बच्ची, आपके पास है क्या? तुम अभी तक मेरे प्यार में पड़ गए हो? कियाओ जिक्सी, शौचालय जाना भी इतना जल्दी नहीं होता। कियाओ शीशी के कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले ही सांगजे ने अचानक क्षितिज की ओर देखा। लगता है कोई माहौल खराब करने आ रहा है। उसने दोनों छोटे बच्चों को फिर से उठाया और उन्हें कियाओ शीशी की बाहों में थमा दिया। तब से मेरी प्यारी प्रेमिका अभी तक मुझ पर मोहित नहीं हुई है। मैं थोड़ा और इंतजार करूंगा। मुझे जाकर काम निपटाना है एक छोटी सी समस्या के साथ। तुम यहीं शावकों के साथ रहो और इधर उधर मत भटकना। उसके बोलने के बाद सांगजे ने अपनी उंगली काट ली, जिससे कियाओ शीशी के चारों ओर खून का एक घेरा बन गया। और शावकों को देखा और फिर अपना घायल हाथ ऊपर उठाते हुए उसके पास लौट आया। आह, दर्द हो रहा है। मेरी प्यारी मादा, क्या तुम मेरे लिए इस पर फूंक मारोगी? कियाओ शीशी से देखकर अपनी आंखें घुमाना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसने ये सब उसकी रक्षा के लिए किया है। तो उसने उसका हाथ पकड़ा, उसे सीधे अपने मुंह में डाला और जोर से चूसने लगी। सांगजे की बेमेल आंखों में धीरे धीरे अंधेरा छा गया और उसने उसे ऐसे देखा मानो वह उसे पूरी तरह से निगल जाओ। कियाओ शीशी ने हाथ छोड़ दिया और खून को जानवर की खाल पर थूक दिया। वहां अब दर्द नहीं होता है ना? सांगजे ने अपनी उंगली के सिरे को धीरे से रगड़ा, मानो उस अनुभूति का आनंद ले रहा हो। ये दुखदायक है। उसने उसका हाथ पकड़ा, उसे अपने पेट से दबाया और नीचे की ओर ले गया। उनकी आवाज कर्कश थी। ये दुखदायक है। यहाँ। कियाओ शीशी की झुंझलाहट देखकर उसने उसे छोड़ दिया और उसके होठों पर झट से एक चुंबन दिया। बीमार जल्द वापस आएंगे। इसके साथ ही उसकी आकृति अंधेरे में विलीन हो गई। कुछ देर सोचने के बाद कियाओ शीशी ने जाते हुए व्यक्ति को पुकारा, मैं इंतजार करूंगी। आप वापस आकर मुझे अपनी कहानी सुनाएं। इसे सुनने के बाद शायद मुझे तुम पसंद आने लगो। थोड़ा। अंधेरे से सांगजे ने पीछे मुड़कर देखा और एक जोरदार हंसी हंसी जो मानो अंधकार को दूर भगाने के लिए। थोड़ा, ये काफी नहीं होगा। जब उसकी पीठ अंधेरे में गायब हो गई तो कियाओ शीशी शावकों को वापस अंदर ले गई। आश्रय लेकर लेट जाओ। जैसे ही वे लेटे, लंबी जीभ वाली लता अपने आप बढ़ने लगी और कियाओ को घेर लिया। जिक्सी और उसके शावकों के बीच केवल कुछ छोटे छोटे अंतराल रह गए हैं। दोनों शावक उसकी बाहों में सिमट गए और अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कियाओ शीशी सो नहीं पाई। सो गया। उसने धीरे से शावकों की पीठ सहलाई। उसके विचार सांगजे की कही बातों की ओर चले गए। उस दिन पहले ही उन्होंने कहा कि दिव्य तेंदुआ जनजाति इसे यूं ही जाने नहीं देगी।
तो छोटी समस्या, वह इससे निपटने के लिए गया। क्या वे दिव्य तेंदुए जनजाति के पशु मानव थे? क्या वे इतनी जल्दी यहाँ पहुंच सकते थे? कियाओ शीशी को यह नहीं पता था कि ठीक उसी समय उन पर खतरा मंडरा रहा था। रात की हवा ने सांगजे द्वारा टपकाए गए खून की गंध को बिखेर दिया। पास के जंगली जानवरों और उत्परिवर्तित जीवों ने इसकी गंध महसूस की और आश्रय स्थल के पास जाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि फैलती हुई गंध ऊंचे पहाड़ों में स्थित एक विशालकाय गोल्डन ईगल बीस्ट तक भी पहुंच गई। आकाश चांदनी में उसकी पीली हरी पुतलियां एक रहस्यमय ठंडी रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थी। इसके बाद खून की गंध के साथ ये तेजी से नीचे उतरा और एक साधारण पहाड़ी घाटी में जा गिरा। इसकी रात्रि दृष्टि उत्कृष्ट थी। इसने तुरंत ही लंबी जीभ वाली बेल के आश्रय स्थल को पहचान लिया, एक विशाल वृक्ष के आधार पर जो सांगजे के रक्त की गंध का स्रोत था। जिनहुई की चील जैसी तेज निगाहें घूम उठी। उसने धीरे धीरे अपने पंख फैलाए, लगभग सब कुछ ढकते हुए चिंदनी। कियाओ शीशी पूरी तरह से जाग चुकी थी। जब आश्रय में छनकर आने वाली रोशनी अचानक रोशनी कम होते देख वह आश्चर्य से उठ बैठी। लताओं के बीच से झांकते हुए उसने देखा कि गोल्डन ईगल बीस्ट खोखले में बैठा था। वह इतना विशाल था कि उसने सब कुछ ढक लिया था, चांदनी का पूरा क्षेत्र। इतनी दूरी से भी कियाओ शीशी उस अपार शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी जो विकीर्ण हो रही थी गोल्डन ईगल बीस्ट से। कियाओ शीशी की नजर तुरंत सो रहे सांकी पर पड़ी। ये सांगजे के लिए यहाँ नहीं है और उसका बेटा क्या यही है? कियाओ शीशी ने तुरंत अपने भंडार से एक औषधीय पाउडर निकाला और उसने सांकी की गंध छिपाने के लिए उस पर इसे छिड़क दिया। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, हवा का एक तेज झोंका उन्हें लगा जिससे लंबी जीभ वाला व्यक्ति हिल गया। बेलों से बनी छतरी हिंसक रूप से हिल रही है। दोनों शावक अचानक चौंक कर जाग गए। माँ, क्या हो रहा है? कियाओ ली अचानक से सीधी होकर बैठ गई। उसे तुरंत ही खतरे का आभास हो गया। वह तुरंत खड़ा हो गया। वह उठ खड़ा हुआ और कियाओ शीशी के सामने आ गया। माँ, यहाँ एक शक्तिशाली पुरुष आया है। हमें अब यहाँ से निकलना होगा। सही। कियाओ शीशी ने कुछ पशु चमड़ी की पट्टियां निकाली और सीमित गतिशीलता वाले सांकी को उनसे बांध दिया। उसकी पीठ पर उसने दूसरे हाथ से कियाओली को उठाया, फिर उसे बाहर निकाला। अदृश्यता का आवरण उड़कर उसने लंबी जीभ वाली लता के बीच खोद निकाले। आश्रय गायब होते ही उसने झटपट उन पर लबादा डाल दिया। जिनहुई ने अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाया, मानो आश्रय को उड़ाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अजीब बात यह है कि आश्रय स्थल के हट जाने के बाद अंदर कुछ भी नहीं बचा था। एक धुंधली सुनहरी रोशनी चमकी और विशाल सुनहरा बाज रूपांतरित हो गया। सुनहरी आंखों और भौहों वाला एक लंबा, मजबूत, अधेड़ उम्र का आदमी। वह विशाल वृक्ष के आधार तक गया, नीचे झुका और रथ के धब्बे को छुआ। जमीन पर लेटे हुए उनकी भौहें सिकुड़ गईं। क्या अभी अभी जो गंध आ रही थी वह सिर्फ इन खून के धब्बों से ही थी? लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि अभी अभी मुझे किसी और चीज की गंध आई थी। शावकों को गोद में लिए कियाओ शीशी संत क्रिस्टल खदान की ओर तेजी से बढ़ी। यह अधिक था दूरदराज का इलाका, छिपने के लिए बेहतर जगह। जिनहुई जाने ही वाला था कि उसकी नजर जमीन पर पड़े एक छोटे कुत्ते पर पड़ी जो बुना हुआ था खरपतवारों से। उसने छोटे कुत्ते को अपनी नाक के पास उठाया और सूंघा। एक मादा आवारा जानवर, एक आकाश को निगलने वाला विशालकाय अजगर और सांगजे के वंश की महक, ताकि वे यहाँ थे। जिनहुई ने खरपतवार वाले कुत्ते को हवा में उछाल दिया। उनकी दृष्टि में इससे चिपकी हुई सुगंधों ने आकार लिया एक सुनहरा धागा जो जंगल में गहराई तक फैला हुआ था। एक पल में ही वह लंबा व्यक्ति सुनहरे धागे का पीछा करते हुए गायब हो गया। उस समय कियाओ शीशी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह जल्द ही पीछे छूटने वाली है। वह शावकों के साथ दौड़ पड़ी और जैसे ही वह खदान के पास पहुंचने वाली थी, जिनहुई उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। अब तक अदृश्यता के आवरण का प्रभाव काफी समय पहले ही समाप्त हो चुका था। कियाओ शीशी और शावक पूरी तरह से खुले में थे, बिल्कुल जिनहुई की नाक के नीचे। तो बात यह है, कियाओ शीशी ने पीछे मुड़कर देखा तो जिनहुई तेजी से उसके करीब आ रही थी। उसने कई बुलबुले धकेल दिया फल कियाओ ली के हाथों में। कियाओ ली, जब वह करीब आए तो धमाका कर दो और वो डल लिक्विड स्प्रे करो। ठीक है। कियाओ ली ने बबल फ्रूट्स को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही जिनहुई का हाथ पकड़ने ही वाला था उसने उस पर बबल फ्रूट्स फेंक दिए। अध्याय 164, उसे पकड़ो वरना तुम्हारी बारी। धमाका। एक धमाका हुआ, लेकिन उसकी चपेट में जिनहुई नहीं आया। वह तेजी से चकमा खा गया। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही जिनहुई ने अपना हाथ उठाया, कियाओ ली ने उसकी बांह पर तारे का पैटर्न देखा। 10 सितारे। उसके पास 10 सितारे थे। माँ, वह गोल्डन ईगल बीस्टमैन 10 स्टार है। हम उसे हरा नहीं सकते। जल्दी करो, ढूंढो छिपने की जगह। कियाओ ली के शब्दों ने कियाओ शीशी के दिल को धड़का दिया। एकदम शानदार प्रतिद्वंद्वी। मुझ जैसे कई लोग मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन वह जरा सा भी डर नहीं दिखा सकी। उसे अभी भी अपने बच्चों की रक्षा करनी थी। हम अयस्क की नस पर हैं। कियाओ शीशी तुरंत उस गहरे गड्ढे में कूद गई जिसे अर्थेस के बीस्ट ने खोदा था। उसने एक दिन पहले सांगजे के खून से सना हुआ जानवर की खाल का एक टुकड़ा निकाला। उसकी योजना शुरू से ही सांगजे के रक्त का उपयोग करके पृथ्वी से भागने वाले राक्षस को वश में करने की थी। पृथ्वी से भागने वाला जानवर, बाहर आओ, बाहर आओ। अपने दोस्तों को भी साथ लेकर आइए। कियाओ शीशी ने चमड़े की पट्टी को लहराया जिससे सांगजे की गंध तेजी से सुरंग में फैल गई। जिनहुई ने कियाओ शीशी को गड्ढे में कूदते हुए देखा और उसकी धूसर हरे रंग की पुतलियां गहरी हो गईं। वे बचकर नहीं निकल पाएंगे। वह गड्ढे के मुहाने तक तेजी से बढ़ा और उनके पीछे उसमें कूद गया। कियाओ शीशी ने ऊपर देखा तो जिनहुई उसके पीछे कूद पड़ी और उसने पट्टी लहराई और भी ज्यादा घबराकर छिपने लगे। सांगजे ने कहा कि उसने पहले ही पृथ्वी से भागने वाले राक्षस को वश में कर लिया था। जब तक उसमें उसकी गंध आती थी, गंध वह आज्ञाकारी रूप से बाहर आ जाएगी। इसे आने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्या खून की कमी है? क्या गंध नहीं है? क्या ये काफी तेजी से फैल रहा है? जैसे ही जिनहुई उनके पास पहुंचने ही वाली थी, कियाओ शीशी ने महसूस किया कि सुरंग कांपने लगी है, हिंसक रूप से। यहां तक कि अचंभित जिनहुई ने भी गिरने से बचने के लिए तुरंत सुरंग की दीवार को पकड़ लिया। भूकंप के झटके और भी तीव्र हो गए। कुछ क्षण बाद कियाओ शीशी ने खुद को और बच्चों को महसूस किया। किसी ठोस चीज पर गिरने के बाद वह चीज तेजी से ऊपर उठने लगी। जिनहुई ने उन्हें ऊपर चढ़ते हुए देखा और जैसे ही वह उन्हें पकड़ने के लिए तैयार हुआ, कियाओ शीशी और बच्चे तेजी से अर्थेस के बीच की पीठ से नीचे फिसल गए। जिनहुई से जो मुलाकात हुई वह एक विशाल खुला हुआ मुंह। जिनहुई की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके पास ऊपर की ओर पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह ऐसा कर भी नहीं सकता था। इतनी सीमित जगह में ठीक से पैतरेबाजी करना। अर्थेस के बीस्ट, तुम्हारे दोस्तों का क्या हुआ? उन्हें बुलाओ और उसे पकड़वाओ। हम जमीन के नीचे ही रह सकते हैं, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। पृथ्वी से भागने वाला राक्षस समझ तो गया था, लेकिन अनिच्छुक भी प्रतीत हो रहा था। कियाओ जिक्स यह देखकर उसने तुरंत सांगजे के खून से सनी हुई जानवर की खाल को लटका दिया। इसके सामने
उससे मिलो, नहीं तो मैं सांगजे से तुम्हारे साथ निपटवा दूंगा। अर्थ एस्केप बीस्ट ने अब कोई झिझक नहीं दिखाई। मिलने की तुलना में मैंने खुद को पिटवाया तो मेरे दोस्तों की पिटाई हो जाए तो इसमें क्या बड़ी बात है। उसने अपना विशाल मुंह खोला और सुरंगों में एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई। गर्जना इतनी शक्तिशाली थी कि उससे सुरंगें एक बार फिर बुरी तरह कांप उठी। ऊपर खड़े जिनहुई ने गर्जना सुनी और उसकी चील जैसी आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं। सांकी को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। आपके सपनों में, कियाओ शीशी की आवाज गड्ढे की गहराई से गूंज उठी। तुम खुद को जरूरत से ज्यादा आंकते हो। जिनहुई हवा में उछला, अपने पशु रूप में परिवर्तित हुआ और अपने दुश्मनों को पीटने लगा। पंख तेजी से। अचानक ही एक छोटा बवंडर बन गया और नदी के मुहाने की ओर टेढ़े मेरे रास्ते से बढ़ने लगा। वह छेद जहां कियाओ शीशी ने प्रवेश किया था। कियाओ शीशी ने तेज हवाओं का सामना किया और पृथ्वी से भागने वाले जानवर को थप्पड़ मार दिया। पृथ्वी से पलायन, जानवर जाओ। पृथ्वी से भागने वाले राक्षस ने अपना शरीर सिकोड़ लिया और कियाओ शीशी और बच्चों को अपने साथ ले गया। तेज गति से पीछे की ओर बवंडर गड्ढे के प्रवेश द्वार में घुस गया, जिससे नीचे की जमीन हिल गई। और भी अधिक हिंसक रूप से जिनहुई ने अपने पंखों को और तेजी से फड़फड़ाया, जिससे विभिन्न सुरंगों में लगातार बवंडर आते गए। रिक्तियां, चाहे वे कोई भी रास्ता चुने, कियाओ शीशी और उसके बच्चे तो होंगे ही। बाहर निकाल लिया गया। सुरंगों के जाल के अंदर अर्थ एस्केप बीस्ट तेजी से आगे पीछे दौड़ता हुआ सामान ले जा रहा था। कियाओ शीशी और उनका समूह। यह अच्छी बात थी कि रास्ते चौड़े थे, नहीं तो रेत और बजरी से उनकी त्वचा छिल गई होगी। मम्मी मम्मी, वो तो मेरे पीछे पड़ा है। मुझे उसके हवाले कर दो और तुम सब सुरक्षित रहोगे। मैं नहीं मरूंगा। मैं एक छोटा सा राक्षस हूं, मुझे मारा नहीं जा सकता। कियाओ शीशी को 10 सितारा दुश्मन से बचने के लिए मजबूर होते देख सांकी का दिल दर्द से भर गया। बीस्टमैन के सभी हमले उसी की वजह से हुए। वह नहीं चाहता था कि उसकी मां या उसका भाई कियाओली किसी भी तरह के खतरे में पड़े। कियाओ शीशी ने उसे कसकर गले लगा लिया। कियाओली की कही बातें याद करके उसका दिल दुख से भर गया। इससे पहले भी उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। सांकी, क्या तुम्हें वो आवाज सुनाई दे रही है? हम, तुम्हारी धड़कन, मां। ये सही है। यह विशेष रूप से तेज और मजबूत है ना? सांकी ने उत्सुकता से अपना छोटा सा चेहरा कियाओ शीशी की छाती से सटा लिया। ये सच था। उसका मां की धड़कन सुनकर उसे बहुत शांति मिलती थी। तुम्हारे कारण, तुम्हारे भाई कियाओली के कारण मां का दिल और भी जोर से धड़कता है। और आपके भाई कियाओ आंग और बहन कियाओ कियाओ की वजह से। अगर मैं किसी एक को खो दूं, अगर मैं तुम्हारी बात मानूं तो मेरा दिल असहनीय पीड़ा से भर जाएगा। इसलिए कभी भी ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें मत कहो। अबाउट आस्किंग मी टू गिव अप एनी ऑफ माय चिल्ड्रन अगेन, ऑलराइट। सांकी ने कियाओ शीशी के कपड़ों को कसकर पकड़ लिया। कमीने, मां ने कहा कि वह होगी, मेरे बिना दिल टूट गया है। अपनी मां से प्यार पाने का एहसास इतना गहरा था। आश्चर्यजनक। हवा तेज होती जा रही है। पृथ्वी से भागने वाले राक्षस, गति बढ़ाओ। अर्थ एस्केप बीस्ट बेतहाशा तेजी से आगे बढ़ा, अपने पूरे इतिहास में अब तक की सबसे तेज गति से। जिंदगी। ठीक उसी समय जब ऐसा लग रहा था कि वे बवंडर में समा जाने वाले हैं, तभी अर्थ एस्केप हो गया। जानवर ने दर्द भरी विलाप की आवाज निकाली। जब कियाओ शीशी और उसका समूह अभी तक बाहर नहीं आया था, तो जिनहुई ने अपने पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिया। और तेज। उसी क्षण नीचे से एक जोरदार कंपन उठा और एक एक करके पृथ्वी के अन्य हिस्से हिलने लगे। एस्केप बीस्ट को अचानक जमीन से उखाड़ दिया गया। अपनी सुखद नींद से जागकर क्रोधित पृथ्वी पलायन जानवर आक्रमण की ओर दौड़ पड़े। एक जिम्मेदार व्यक्ति। जिनहुई की पैनी निगाहें सिकुड़ गईं। उसने अपना ध्यान बदला और अपने विशाल पंखों को फड़फड़ाते हुए आगे बढ़ा। अन्य पृथ्वी से भागने वाले राक्षसों को भगा दो। लेकिन पृथ्वी से भागने वाले राक्षस विशालकाय थे, हवा की ताकत उनके लिए काफी नहीं थी उन्हें उड़ाने के लिए। अर्थ एस्केप बीस्ट कियाओ शीशी को एक खुले स्थान पर ले आया, जहां वह रुककर कुछ पकड़ने की कोशिश करने लगी। उसकी सांस। जानवरों के झुंड को जिनहुई से लड़ते हुए देखकर वह खुद को रोक नहीं पाए और सोचने लगी, उन्हें थम्स अप दें। सच में एकता में ही शक्ति होती है। यहां तक कि एक 10 स्टार बीस्टमैन भी ऐसा कर सकता था। आप सभी से मुकाबला करना उसके लिए बहुत मुश्किल काम होगा। उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही उसने कई अर्थ एस्केप बीस्ट को देखा। तेज हवा से 2 हिस्सों में कट जाना। अरे बाप रे, मांद। कियाओ शीशी को यह नहीं पता था कि जिनलिंग और उसके साथी अभी अभी ऊपर पहुंच चुके थे। गहरा गड्ढा। जिनलिंग फुर्ती से खाई से बाहर कूद गई। ये जानवरों जैसे इंसानों के शवों से भरा हुआ है, उन्होंने रिपोर्ट दी। फेयान ने आगे बढ़कर देखा। वे दिव्य तेंदुए जनजाति से हैं। वे सब मर गए। सुनशियाओ का विशाल सरपनुमा सिर हवा को सूंघते हुए घूमा, फिर एक जगह पर स्थिर हो गया। दिशा। इस तरह जिनलिंग और अन्य लोगों को भी पास में ही कियाओ शीशी की उपस्थिति का आभास हुआ। उन्हें पता नहीं था कि वे कितनी देर से चल रहे थे जब उन्हें एक जबरदस्त आवाज सुनाई दी। थोड़ी दूर आगे से आवाज आ रही थी। समूह ने एक दूसरे की ओर देखा और अपनी गति बढ़ा दी। फेयान, तुम शावक को लेकर पीछे रहो, जिनलिंग ने कहा और फिर दौड़कर अंदर चली गई। फेयान के सामने। फेयान जिनलिंग का इरादा समझ गई थी। बिना कुछ कहे वो कुछ कदम पीछे हट गया। दूसरों के पीछे। पिताजी, मुझे मां की उपस्थिति का एहसास और भी प्रबल होता जा रहा है। कियाओ आंग ने अपनी छोटी सी नाक हवा में लहराई। मुझे भी उसकी गंध आ रही है। मां निश्चित रूप से आसपास। पृथ्वी से भागने वाले राक्षसों की निरंतर बढ़ती संख्या ने जिनहुई को अपना सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। धैर्य। उसकी पीली हरी चील जैसी आंखों से एक गहरा भावर निकला और कभी साफ चांदनी से जगमगाता हुआ आसमान बदल गया। आसमान पल भर में भयावह हो गया। मैं आपको 10 सितारा पशु आत्मा की वास्तविक शक्ति का साक्षी बनने दूंगा। एक काला चक्रवात पलक झपकते ही सुरंग के सभी प्रवेश द्वारों पर छा गया। छिपना अंडरग्राउंड। कियाओ शीशी सडनली फेल्ट एन इमेंस सक्शन पुलिंग हर आउट। फिर भी अर्थ एस्केप बीस्ट को अविश्वसनीय बल द्वारा बाहर की ओर खींचा जा रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया क्योंकि उसका शरीर हिंसक रूप से सुरंग से बाहर खींचकर अंदर ले जाया गया। खुली हवा में। अध्याय 165। तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। कियाओ शीशी ने अपने दोनों शावकों को कसकर पकड़ रखा था और डल लिक्विड और बबल फ्रूट को मजबूती से थामे हुए थी। उसके हाथ में मैं उसे राक्षस देवता से मिलवाने भेज दूंगा। जिनहुई ने कियाओ शीशी और अन्य लोगों को तुरंत पहचान लिया। उसने अपने विशाल पंख फैलाए, उन्हें अपने नीचे समेटने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वह कियाओ शीशी को छूने ही वाला था, एक लंबी पूंछ झट से अंदर आए और उससे टकराए। उसका फैला हुआ पंख। जिनहुई की तीक्ष्ण आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। उसने तेजी से अपने पंख समेटे और घूम गया और आसमान की ओर गोली चलाई। लाल रंग की पूंछ के एक झटके के साथ कियाओ शीशी और उसके शावक उसके भीतर लिपट गए। कियाओ शीशी अभी अनायास ही डल लिक्विड स्प्रे करने ही वाली थी कि तभी उसे एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। ताजी खुशबू। सेनेक्सियो, पिता।
सुनशियाओ ने अपना सरपनुमा सिर नीचे किया और कियाओ शीशी के चेहरे को हल्के से धक्का दिया। उसकी आवाज कर्कश थी। थकावट। जिक्सी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। कियाओ शीशी ने भावुक होकर सुनशियाओ को गले लगा लिया। आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। कियाओली का आमतौर पर शांत रहने वाला छोटा सा चेहरा सुनशियाओ को देखते ही नम पड़ गया। वह झुक गया अपने पिता के विशाल शरीर से धीरे से लिपटते हुए। पिताजी ठीक हैं, माताजी ठीक हैं, मैं ठीक हूँ, और मेरे बड़े भाई और बहनें सब ठीक हैं। ये बेहतरीन है। जिनहुई आकाश में चक्कर लगा रहा था, उसकी बाज जैसी निगाहें ठंडी चमक के साथ सुनशियाओ पर टिकी हुई थी। आसमान को निगलने वाला अजगर। दिलचस्प, अगर ऐसा है तो मैं देखूंगा कि आपके पास क्या है। जिनहुई ने अचानक दिशा बदली और सुनशियाओ की ओर छलांग लगाई। जैसे ही वह पास आया, एक सुनहरा बाग जैसा विशालकाय जीव उछल पड़ा, उसके पंजों से बिजली की एक लपट निकली और वह उसकी ओर बढ़ गया। उसे, सुनशियाओ, शीशी और बाकी सबको जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ। कियाओ शीशी ने ऊपर देखा तो जिनलिंग गोल्डन ईगल बीस्ट से लड़ रहा था। सुनशियाओ, वह गोल्डन ईगल बीस्ट रैंक 10 का है। जिनलिंग उसका मुकाबला नहीं कर सकती। सुनशियाओ की सर्प जैसी आंखें गंभीर थीं। उसे पहले ही इसका आभास हो चुका था जिनहुई की शक्ति उनसे अधिक। वह कियाओ शीशी और अन्य लोगों को फेयान के पक्ष में ले आया। जिक्सी और बच्चों को संभाल कर रखें, सुरक्षित। फेयान ने गंभीरता से सिर हिलाया। जिनहुई की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था, वह एक पल के लिए भी अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत नहीं करेगा। माँ, तारांकन सिसकिया, आखिरकार हमने आपको ढूंढ ही लिया। कियाओ कियाओ, जिसकी आंखें लाल थीं, ने खुद को उसमें झोंक दिया। कियाओ शीशी की बाहें। कियाओ आंग ने भी अपनी माँ की आस्तीन को कसकर पकड़ रखा था। कियाओ शीशी का दिल उनके लिए दुख से भर गया। उसे पता था कि उसके शावक जरूर बहुत डरे हुए होंगे। उसने अपने शावकों को गले लगा लिया। डरो मत माँ, ठीक है, हम सब जा रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। जिनहुई हवा में काफी ऊपर मंडरा रही थी और सुनशियाओ और जिनलिंग को ठंडी निगाहों से देख रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ खड़े होने की? आपको अपनी सीमाओं का पता ही नहीं है। अब मरो। उच्च श्रेणी के पशुमानवों के बीच अराजक युद्ध में न तो गति और न ही शक्ति मायने रखती है। यह ऐसी चीज थी जिसे एक साधारण पशुमानव सहन कर सकता था। कियाओ शीशी उनकी आकृतियों को मुश्किल से ही पहचान पा रही थी। उसे बस इतना ही धुंधला सा दिखाई दे रहा था कि जिनहुई को मामूली बढ़त हासिल है। वह कर सकेगा। वे उड़ गए, जिससे सुनशियाओ और अन्य लोग जमीन पर गंभीर नुकसान में रह गए। फेयान, डल लिक्विड लो और उस पर तब स्प्रे करो जब उसे इसकी उम्मीद न हो। बात नहीं, वह इतना ताकतवर है कि वह भी तुम सबसे एक साथ नहीं लड़ सकता। कियाओ शीशी ने डल को बाहर निकाला। उसने तरल पदार्थ को फेयान के हाथ में थमा दिया। फेयान हिचकिचाए। वह कियाओ शीशी और बच्चों को अकेले छोड़ने को लेकर चिंतित था। लेकिन सुनशियाओ और जिनलिंग की स्थिति वास्तव में बेहद खराब थी। कियाओ शीशी के बोलते ही उसने देखा कि जिनलिंग लुढ़क कर नीचे गिर गया। जिनहुई के विशाल पंखों में से एक के द्वारा जमीन पर गिरा दिया गया। जिनलिंग, फेयान, सुनशियाओ एक सर्प प्राणी है। गोल्डन ईगल जैसा जानवर उसका प्राकृतिक शिकारी है। जल्दी करो और जाओ। सुनशियाओ और जिनलिंग को लगातार पिछड़ते देख फेयान ने अपना फैसला लिया। तुम सब उस बड़े पेड़ के पीछे छिप जाओ। उसके लिए पैतरेबाजी करना कठिन होगा, पेड़ घने हैं। ठीक है। फेयान मुड़ा और लड़ाई में शामिल हो गया। कियाओ शीशी ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और अपने शावकों को लेकर बड़े पेड़ के पीछे छिप गई। फेयान ने पीछे से हमला किया। उसके नुकीले पंजे जिनहुई पर बेरहमी से जा लगे। पंख। उसने मुट्ठी भर पंख नोच डाले, जिससे नीचे की कच्ची त्वचा दिखाई देने लगी। जिनहुई की आंखों में क्रोध की आग भड़क उठी। आप सभी आज मर जाओगे। जिनहुई ने अपने पंख फड़फड़ाए और सीधे आकाश में उड़ गया। अगले ही पल काले बादल छा गए, ऊपर बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी, जिससे चलना लगभग असंभव हो गया। आंखें खोलना। कियाओ शीशी ने अपने शावकों को कसकर पकड़ रखा था और बड़े पेड़ के पीछे दुबककर बाहर की ओर देख रही थी। खदान के प्रवेश द्वार की दिशा। यहाँ हम जिनहुई का मुकाबला नहीं कर सकते। हमें उसे भूमिगत ले जाना होगा। सुनशियाओ, फेयान, जिनलिंग, यहाँ आओ। सुनशियाओ अपनी पशु आत्मा की शक्ति का उपयोग करके जिनहुई के हमले को रोक रहा था, लेकिन वह यह अपनी ऊर्जा का बहुत तेजी से उपभोग कर रहा है। थोड़े ही समय में उनकी स्टार रैंक पहले ही बढ़ चुकी थी। गिरने लगा। वह झट से घूमा और कियाओ शीशी के पास लौट आया। जिक्सी, जिनलिंग और फेयान भी लौट आए। तीनों को चोटें आई थी, लेकिन शुक्र है कि किसी की भी जान को खतरा नहीं था। धमकी भरा, हम उसे भूमिगत ले जाकर उससे निपटेंगे। कियाओ शीशी ने पास ही जमीन में बने एक छेद की ओर इशारा किया और अपने शावकों को उस पर चढ़ने के लिए कहा। सुनशियाओ वापस आ गया है। जिनलिंग, फेयान, तुम भी आगे बढ़ो। हालांकि जिनलिंग और फेयान को कियाओ शीशी की योजना का पता नहीं था, फिर भी उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। बिना किसी सवाल के उन्होंने अपना मानवीय रूप धारण कर लिया और सुनशियाओ की पीठ पर चढ़ गए। सुनशियाओ, जल्दी से छेद में जाओ। सुनशियाओ एक सर्प रूपी प्राणी था, उसके लिए किसी छेद में प्रवेश करना बहुत आसान था। वह तेजी से मिट्टी की सुरंग में घुस गया। जिनहुई हवा में मंडरा रही थी। उन्हें सुरंग में गायब होते देख उसने एक आह भरी, तिरस्कारपूर्ण हंसी।